गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डीओई की साइंस की वर्कशीट नंबर 45 करेंगे। क्लास 10th के लिए हम कर रहे हैं, जो कि 16/10/2020 के लिए है। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां तथा उस आवर्त सारणी की ही सीमाएं कि क्या क्या उसकी सीमाएं थी। बच्चों, हमने जाना है कि जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया था, आवर्त सारणी आई थी, उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 थे। और मेंडलीव ने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यानी कि उस समय के जो ज्ञात तत्व थे 63, उसको उन्होंने क्या किया था? तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजा दिया था। और उन्होंने देखा था कि एक निश्चित अंतराल के बाद जो तत्वों के गुणधर्म हैं वो अपने पीछे रखे गए, जो ऊपर रखे गए, जो उनकी आवर्त सारणी थी उसमें उसके ऊपर रखे गए जो तत्व हैं उससे मेल खाते थे गुणधर्म तत्वों के। और उन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो हमने जाना था कि उसमें ऊर्ध्व स्तंभ थे। कितने ऊर्ध्व स्तंभ थे? 8 ऊर्ध्व स्तंभ थे। और उन ऊर्ध्व स्तंभों को क्या बोला था उन्होंने? ग्रुप या समूह बोला था। और 7 उनकी क्षैतिज पंक्तियां थी जिसको उन्होंने पीरियड या आवर्त कहा था। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के या आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियां हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि मेंडलीव ने क्या किया था, अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ दी थी, रिक्त स्थान छोड़ दिया था। और उन्होंने कहा था कि अभी इन तत्वों की खोज नहीं हुई, लेकिन इस खाली जगह पर फ्यूचर में तत्वों की खोज हो सकती है। और उन्होंने उनका एक अनुमानित नाम दिया था, अपनी तरफ से एक नाम दिया था। जैसे कि देखो, ये 3 नाम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन हैं बच्चों, तो ये आपको याद रखना है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने 3 नाम दिए थे। देखो, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। देखो, एका संस्कृत का वर्ड है बच्चों, जिसका मतलब होता है पहले। तो एका बोरोन का मतलब है पहले बोरोन, और उसके बाद उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी। सिमिलरली उन्होंने एका एल्यूमिनियम बोला था, यानी कि पहले एल्यूमिनियम, और उसके नीचे उन्होंने जगह छोड़ी थी जिस जगह पर जो नया तत्व आता उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? एका एल्यूमिनियम। उसी तरीके से एका सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन, और सिलिकॉन के नीचे जो खाली जगह छोड़ी थी वहाँ जो तत्व आते, खोज होती, उसका नाम उन्होंने, मेंडलीव ने क्या रखा था? एका सिलिकॉन। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि उन्होंने जिस तरीके के अनुमानित तत्वों के जो भी गुणधर्म बताए थे, वही गुणधर्म जब उन तत्वों की खोज हुई तो वो गुणधर्म लगभग समान मिले। अब देखो, जो आपको याद रखना है, जो एग्जामिनेशन में आता है कि एका बोरोन का वास्तविक नाम क्या है, तो क्या है? स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम का क्या है? गैलियम। और एका सिलिकॉन का क्या है? जर्मीनियम। ये याद रखना है आपको। अब देखो, एक गुणधर्म आपको दिखाया किसका? एका एल्यूमिनियम का दिखाया है। तो एका एल्यूमिनियम क्या था? एल्यूमिनियम पहले, और उसके बाद जो नीचे खाली जगह थी उस खाली जगह पे जो तत्व मेंडलीव ने सोचा था उसका नाम क्या बोला था उन्होंने? एका एल्यूमिनियम। और बाद में जिस एलिमेंट की खोज हुई, यानी कि तत्व की खोज हुई, इसका नाम क्या पड़ा? गैलियम। तो उन्होंने क्या एका एल्यूमिनियम का देखा था? क्या गुणधर्म? परमाणु द्रव्यमान देखा था और बोला था कि एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 68 होगा। तो जब वो गैलियम खोज हुआ जो कि एका एल्यूमिनियम की जगह आया, तो देखा कि उसका भी परमाणु द्रव्यमान जो है वो लगभग समान है। कितना है? 69.7 है। ऑक्साइड उन्होंने देखा था कि एका एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा तो उसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होगा? उसका जो सूत्र है ऑक्साइड का वो होगा E2O3। और देखा कि गैलियम भी क्या बनाता है? Ga2O3 बनाता है, बिल्कुल वैसा ही। क्लोराइड का भी सूत्र क्या है? ECl3। और देखा उन्होंने कि गैलियम भी कैसा बनाएगा क्लोराइड? GaCl3 बनाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनकी। उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया, जो उनकी जो आवर्त सारणी थी, पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का, उसमें उन्होंने उत्कृष्ट गैसों के लिए कोई जगह नहीं बनाई थी, कोई ग्रुप नहीं बनाया था। तो बाद में जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई तो उस टेबल को बिना छेड़े हुए उत्कृष्ट गैसों के लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, तो बिना छेड़े ही उत्कृष्ट गैसों के लिए अलग समूह बन गया। यानी कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, आवर्त सारणी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो ये भी क्या हो गया? ये भी इनकी उपलब्धि हो गई। अब हम देखेंगे, अच्छा आपको ये भी देखना है, ये हमने पिछले वर्कशीट में देखा था कि मेंडलीव ने क्या किया था, जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, उस वर्गीकरण का क्या आधार था? तो उन्होंने देखा था कि जितने भी उस समय के ज्ञात तत्व हैं
वो क्या हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जब हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाते हैं तो उनके सूत्र कैसे हैं, और जो तत्व थे उन जिन जिन तत्वों के एक जैसे हाइड्राइड और एक जैसे ऑक्साइड बन रहे थे उनको उन्होंने एक साथ रख दिया था और फिर कहा था कि इन तत्वों के गुणधर्म जिनके हाइड्राइड और ऑक्साइड एक जैसे हैं वो तत्व क्या होंगे, उनके गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में भी जाना था। अब हम देखेंगे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या हैं, क्या क्या कमियां हैं जिस कारण की मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल अब नहीं चलती और वो जो पीरियोडिक टेबल है यानी आवर्त सारणी है वो क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई, फेल हो गई। तो क्या क्या कमी थी? तो सबसे पहले जो उनकी कमी थी कि उन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति को, क्या उसकी सही स्थिति होनी चाहिए, कहाँ होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, ये वो सही से नहीं बता पाए थे। अब क्यों? क्योंकि हमने देखा था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन जो है वो क्षार धातु के साथ प्लेस्ड था, यानी क्षार धातु के साथ सोडियम पोटेशियम के साथ ऊपर में हाइड्रोजन था उसी वाले ग्रुप में, और जो ग्रुप बना हुआ था उनका उसमें। तो इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन सिर्फ क्षार धातुओं के समान ही उसके गुणधर्म नहीं होते, बल्कि उनके गुणधर्म, हाइड्रोजन का गुणधर्म हेलोजन से भी मिलता जुलता है। तो हमने सिर्फ उसको क्षार धातुओं के साथ ही क्यों रखा, हमें उसको हेलोजन के साथ भी रखना चाहिए था, या पता नहीं कहाँ रखना चाहिए था, क्योंकि इसके गुण तो दोनों से मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए देखो यहाँ दिया भी हुआ है कि जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, क्षारीय धातु की भांति ही उसी की तरह ही क्या करता है, हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ क्या बनाता है, एक ही जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है। यहाँ देखो इस बात को और अच्छे से समझो। और बच्चों आपको एक और बात बता दूं कि आपकी इस वर्कशीट में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव की आवर्त सारणी नहीं बनी हुई है। तो जब आप इस वर्कशीट की वीडियो को देखेंगे तो साथ के साथ आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को खोल कर रखेंगे, अपने सपोर्ट मटेरियल में खोल कर रख लो या एनसीईआरटी में खोल कर रख लो, ताकि जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं वो आपको क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है कि जो हाइड्रोजन है वो कैसे बनाता है, वो बिल्कुल क्षार धातु की तरह ही हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ एक ही जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है। अब जैसे देखो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बनाता है HCl, और जो क्षार धातु है सोडियम वो बनाता है NaCl। अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्या बनाता है, ऑक्साइड जो बनाता है वो क्या है, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ये है जल हमारा, और सोडियम बनाता है Na2O। अब देखो और यहाँ दिया हुआ है कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और उसी तरीके से Na बनाता है Na2S। अब तो ये तो हो गए हाइड्रोजन के गुणधर्म किसके, क्षार धातु के समान। अब हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के समान भी क्या बनाता है, हेलोजन से भी उसकी कुछ समानता। हेलोजन आपको पता है हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलोजन एक अधातु है। तो यहाँ हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन की भांति, जैसे हेलोजन अपने द्विपरमाणुक अणु है उसी तरीके से हाइड्रोजन भी बनाता है H2। तो यहाँ कह रहा है कि हेलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु है, वो वह धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया कर ससंयोजी आबंध, ससंयोजी यौगिक बनाती है। जिस तरीके से जो हेलोजन है वो ससंयोजी आबंध बनाते हैं, उसी तरीके से जो सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं उसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या करता है, धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है। अब यहाँ एक और जो कमी निकल कर आ गई कि इन्होंने तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया था, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। तो उस समय जो तत्व खोजे गए उनके कुछ कुछ समस्थानिक भी थे। अब समस्थानिक का मतलब क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझो कि समस्थानिक वो तत्व होते हैं जिनके की परमाणु संख्या तो एक समान होती है पर उसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या है कितनी, 17, और परमाणु द्रव्यमान है 35, एक टाइप की क्लोरीन का। और दूसरे टाइप के क्लोरीन का परमाणु संख्या तो 17 ही है, लेकिन उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 37। तो अब ये क्या हो गए, ये तो क्लोरीन ही है।
अब यहाँ क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है तो इस प्रकार से क्लोरीन को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थे इन दोनों क्लोरीन को, लेकिन उन्होंने ऐसा तो किया नहीं था। तो यही कह रहा है कि समस्थानिकों को अगर हम परमाणु संख्या को आधार माने तो अगर हम परमाणु द्रव्यमान को, यहाँ द्रव्यमान होना चाहिए था, परमाणु द्रव्यमान को अगर हम आधार माने तो समस्थानिकों को अलग अलग जगह मिलना चाहिए था, लेकिन मेंडलीफ ने ऐसा तो किया नहीं। और दूसरा, जो एक तत्व से दूसरे तत्व की तरफ हम बढ़ते हैं तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो नियमित रूप से नहीं बढ़ता है, जब बल्कि परमाणु संख्या नियमित रूप से बढ़ती है, तो ये भी इनकी कमी हो गई। अब देखो यहाँ पर इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन है कि दो परमाणु द्रव्यमान के बीच में कितने नए तत्व फ्यूचर में खोजे जा सकते हैं। अब आओ हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया। तो आपको देखो यहाँ दिया हुआ है आवर्त सारणी के जनक कौन है, मेंडलीफ है, तो आप लिखेंगे आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्व के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। तो ये पहले का आंसर हो गया आपके। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा और इस प्रकार ऐसे तत्व के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए और ये भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया। तो ये हमारा टेबल जो दिया हुआ है वो यही है कि उस समय जो उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी वहाँ उनका नाम उन्होंने क्या दिया था, अनुमानित तत्व जो थे उनका नाम दिया हुआ था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, और बाद में उनके जो नाम पड़े, एका बोरोन का नाम पड़ा स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम का गैलियम और एका सिलिकॉन का नाम पड़ा जर्मेनियम। तो ये हो गया बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है बेटे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ लिखिए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या है, तो पहला तो ये मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा और वो इस प्रकार ऐसे तत्व के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। और उन्होंने दूसरा क्या करा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। ठीक है, उसके दूसरा आप ये भी लिख सकते हो कि इनके द्वारा अनुमानित, ये भी लिख सकते हैं आप, इनके द्वारा अनुमानित तत्व के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। तो ये तीन आपके दी हुई उपलब्धियां, इस तीन में से कोई आप दो उपलब्धि लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी। तो आपके यहाँ पर भी देखो दिया हुआ है, तीन तीन सीमाएं दी हुई हैं। आप पहला ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हो आप कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगाया था। और दूसरा क्या हो जाएगा आपके, दूसरा ये हो सकता है कि समस्थानिकों को सही अलग अलग जगह पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में नहीं रखा गया था, जिस कारण कि उनकी अगर उनको रखा जाता, अगर क्योंकि ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने सजाया था तत्वों को, तो उनकी जो आवर्त सारणी है वो क्या हो जाती, अव्यवस्थित हो जाती। इस तरीके से बच्चों आपकी आज की वर्कशीट खत्म होती है। आई होप कि आपको समझ में